हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। एकदम बढ़िया हो गया यार, एकदम ऐसा ही होप कर रहे हैं हम सब लोग एकदम बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 11th वालों एकदम बढ़िया से सारी वीडियोस देख रहे हो मेरी। सारी हमने बेसिक मैथ्स कर ली है, वेक्टर्स कर लिया है, ठीक है। आज हम एक ऐसा छोटा सा टॉपिक उठा करके लेके आए हैं और हमने सोचा है कि इसको एक सेपरेट वीडियो में बना के रखें ताकि कंफ्यूजन ना हो। प्लेलिस्ट एकदम सुंदर सी बने कि आपको हर एक टॉपिक मिलता जाए, ठीक है। इसको किसी और के साथ कंबाइन करके पढ़ा सकते हैं, लेकिन अलग से रहे तो ज्यादा अच्छा है। छोटी वीडियो होगी, ज्यादा बड़ी भी नहीं होगी, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि यार वीडियो थोड़ी ऊपर नीचे हो रही है, मतलब टाइम थोड़ा रेगुलर नहीं हो पा रहा क्योंकि हमारे एग्जाम थे। अब घर पर जाएंगे, थोड़ी छुट्टी वुट्टी, घर पर भी काम होते हैं, हम भी मजदूर हैं आप ही की तरह घर पे, ठीक है। चलिए कोई नहीं, ज्यादा एक्टिंग कर लेता हूँ, 50 रुपए काट लेना मेरे, ठीक है। चलिए फटाफट हेडिंग डाल लीजिए, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। अब काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो वेक्टर को तोड़ना नहीं जानते। हमें क्या करना है, हमें वेक्टर को तोड़ना है। सर क्या बात कर रहे हो सर, सिविल इंजीनियरिंग पहले पढ़ा दो आप हमको, अभी हमारा जेई निकला नहीं, आप सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाने आ गए। तोड़ाई बड़ाई क्या कर रहे हो सर। देखो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स को देसी भाषा में समझना है ना, भारतीय भाषा में, भारतीय भाषा में वो है वेक्टर को तोड़ना। अब वेक्टर को तोड़ना ऐसा नहीं बोल रहे हो कि हथौड़ी लेकर क्या मारने लग जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। वेक्टर को तोड़ना मतलब उसको पर्टिकुलर डायरेक्शंस में ब्रेक करना, ठीक है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि हर बार एक्स या हर बार वाई में ही ब्रेक होगा, ऐसा नहीं बोल रहा। सुनो ध्यान से सुनना, हर बार एक्स या हर बार वाई में ही ब्रेक हो ऐसा नहीं बोल रहा हूं। कैसे भी ब्रेक हो सकता है, कंडीशन, ये सारी चीजें अभी बताएंगे। वर्ड से आपको क्या समझना है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से आपको क्या समझना है कि यार मुझे वेक्टर को तोड़ना है, मुझे वेक्टर को तोड़ना है। वेक्टर को तोड़ने की क्या जरूरत है। मान लो ऐसे लिखा हुआ है यार कुछ 5 न्यूटन फोर्स, तो मैं इसको क्यों तोड़ूं। मान लो ये मेरे एक्स और वाई है, मेरे एक्स और वाई ऐसे दी है, मेरे एक्स और वाई ऐसे दे दिए। सर क्या प्रॉब्लम है सर, सर क्या प्रॉब्लम है इसमें, मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा है, एकदम टेढ़ा तिरछा एकदम बढ़िया, क्या प्रॉब्लम है इसको क्यों ऐसे एक्स में और क्यों वाई में तोड़ू। देखो क्या होगा, अभी आगे चल के आप काइनेमेटिक्स पढ़ोगे, उसमें आपको रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ाया जाएगा। फिर उसके आगे चल के आप न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ोगे, एनएलएम, उसमें पढ़ोगे आप, तो आपको हर डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन लगाना पड़ेगा। तो अगर मान लो कि कुछ इस डायरेक्शन में आपका फोर्स है, ठीक है, और नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में जीरो करनी है, नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में जीरो करनी है, तो कैसे कर लोगे चाचा। आपको वेक्टर ऐसे दिया है और मुझे इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो करनी है, कैसे कर पाओगे बताओ। तब ये जरूरत दिखेगी ना आपको, तब जरूरत दिखेगी कि यार इस 5 न्यूटन को तो एक्स और वाई में ब्रेक कर लो तो ज्यादा अच्छे से हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। मान लो अब ऐसा होता है, कई बार ऐसा क्वेश्चन होता है, सुंदर सा बनाते हैं। कैसा बनाते हैं, ये बना देते हैं ट्रॉली, बना दी सड़क, ये मेरी सड़क है। इतनी सुंदर सड़कें इंडिया में मिलती नहीं है वैसे, लेकिन आपको फिजिक्स में मिलती हैं इतनी सुंदर सड़कें जिनमें कोई गड्ढा नहीं होता, ठीक है। ये मेरी ट्रॉली है और ये मेरा ट्रॉली का हैंडल, और मैंने क्या करा, चलो ऐसे ही रहने दो, कौन सा यहाँ पे ड्राइंग का कंपटीशन है। मैंने इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाई है और वो फोर्स है मान लो 5 न्यूटन। मैं ट्रॉली ऐसे खींच रहा हूं, ठीक है, मैं ऐसे खींच रहा हूं ना, तो मैं इसको ऐसे खींच रहा हूं ना, मैं इसको ऐसे खींच रहा हूं, मैं इसको ऐसे खींच रहा हूं। अब इसको अगर मेरे को ब्रेक करना है तो मैं इस डायरेक्शन में लेके जाऊंगा और इस डायरेक्शन में फोर्स को ब्रेक करूंगा, ताकि मेरे लिए क्या होगा, मेरे लिए रिजॉल्विंग इजी हो जाएगी। मैं जैसे इसको रेजोल्यूशन करूंगा इस वेक्टर का, इस वेक्टर को तोड़ूंगा तो मेरे को एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस देखनी है और वाई डायरेक्शन में फोर्सेस देखनी है, तो मेरा दिमाग ज्यादा खराब होगा ही नहीं। जब आप ऐसे रखोगे तो ज्यादा प्रॉब्लम आपको दिखेगी, जब आप ऐसे रखोगे तो आपको प्रॉब्लम ज्यादा दिखेगी। खैर यूज आपको समझ में आएगा जब आप एनएलएम करोगे, जब आप काइनेमेटिक्स करोगे, आप एनएलएम करोगे, तब आपको यूज समझ में आएगा, एनएलएम में ज्यादा दिखेगा, ठीक है। ये तो बस मैंने बता दिया कि ऐसा ऐसा होता है, इसीलिए हमें करना पड़ता है। अब देखते हैं होता कैसे है। अब देखते हैं कि यार सर आपने बता तो दिया कि ऐसा है, लेकिन ऐसा करें कैसे, वेक्टर को तोड़ें कैसे। ठीक है चलिए 5 न्यूटन से ही शुरू करते हैं। 5 न्यूटन, ठीक है, ये मेरा कुछ एक्स एक्सिस है,
ये मेरा कुछ वाई एक्सिस है, ठीक है, थोड़ा बड़ा ले लें, यहां तक ले लेते हैं, यहां तक ले लेते हैं, ठीक। अब मान लो मैंने ये एंगल आपको दे रखा है 37, ठीक है, 37 डिग्री दे रखा है मैंने एक्स के साथ एंगल, एक्स के साथ वाला एंगल मैंने 37 दे रखा है। कुछ भी शुरू करूं उससे पहले मैं आपको एक चीज का याद दिला देना चाहता हूं, ये होता है मेरा राइट एंगल ट्राइंगल, ये मेरा परपेंडिकुलर, ये मेरा बेस, ये मेरा हाइपोटेन्यूज, और मान लो ये मेरा थीटा है, ठीक, ये मेरा परपेंडिकुलर, ये मेरा बेस, ये मेरा हाइपोटेन्यूज, ये मेरा थीटा है। तो क्या इस थीटा को देख करके केवल मुझे दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जरूरत पड़ेगी? क्या मैं वो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख सकता हूं? क्या अगर मुझको बोला जाए कि cos थीटा लिख दे प्यारे, तो क्या cos थीटा लिख सकता हूं? क्या क्या वो cos थीटा b बाई h होगा? क्या सही बात है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या मैं sin थीटा भी लिख सकता हूं? क्या क्या sin थीटा लिख सकता हूं? क्या p बाई h। लेकिन अब मैंने बोल दिया कि ये मेरा क्या है, फाई है, ये मेरा क्या है, फाई एंगल है। अब मुझको पूछा जा रहा है कि cos फाई बता दे प्यारे। अब cos फाई क्या होगा? अब cos फाई क्या होगा? cos फाई होगा p बाई h, cos फाई होगा p बाई h। सर b बाई h होता है यार, सर गलत कर रहे हो सर, b बाई h होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन cos फाई के लिए बेस हमारा ये है, cos फाई के लिए बेस ये है, cos फाई के लिए परपेंडिकुलर ये है, ये मैं आपको बता चुका हूं हमारे बेसिक मैथ्स के लेक्चर में, फिर भी आपको याद दिला दिया थोड़ा सा कि cos फाई के लिए बेस ये, हाइपोटेन्यूज ये, फाई के लिए परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेन्यूज ये है, ठीक। मतलब क्या समझ में आया कि यार थीटा जो होता है, थीटा बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में होता है, ठीक है, थीटा हमेशा बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में होता है, और थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर। चलिए इससे आपका आइडिया बन गया। अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, वो मुद्दा होता है ये, मुझे इस वेक्टर को ऐसे ब्रेक करना है कि मुझे x में मिल जाए और y में मिल जाए। मुझे अपने वेक्टर को ऐसे ब्रेक करना है कि मुझे x में मिल जाए और y में मिल जाए, ठीक। अब मुझे ये बताओ कि यार ये जो वेक्टर होगा इसकी लेंथ x में कुछ इतनी होगी, y में कुछ इतनी होगी, ठीक। तो जितनी, इसको मान लो o, इसको मान लो a, इसको मान लो b, इसको मान लो c। आपको क्या दिया है? आपको दिया है OC, आपको OC दिया है, ठीक है। अब क्या मैं बोल सकता हूं कि यार AC नहीं, OC जो है वो आपका, अरे क्या लिख रहा हूं मैं, BC लिख रहा हूं मेरे को, जो आपका OA है वो आपका BC है। क्या ये बराबर है? ये वेक्टर और ये और ये क्या बराबर होंगे? क्या ये और ये बराबर होंगे? ये बात तो समझ में आ रही है यार, नॉर्मल सी बात है एकदम, ज्यादा दिमाग वाली बात भी नहीं है। अब मुझे ये बताओ कि इसके लिए, इस ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल OBC के लिए हमारा बेस क्या है? हमारा बेस क्या ये है, क्योंकि एंगल के साथ वाला बेस होता है, एंगल हमेशा बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में बना होता है। तो अब मुझे बताओ कि यार ये कितना होगा? क्या ये cos 37 होगा? क्या मेरी OB, क्या cos 37 ऑफ 5 न्यूटन होगा? क्या मेरा OB cos 37 ऑफ 5 न्यूटन होगा? मतलब 5 cos 37 सर यही तो आना चाहिए। यहां से देख, तुझे क्या निकालना है? तुझे बेस निकालना है, तुझे बेस अननोन है, तो तू h cos थीटा ही तो बेस को लिखेगा, तो तू OB को लिखेगा ना यार 5 cos 37, ये तेरा OB होगा 5 cos 37। अब चल बता cos 37 की वैल्यू क्या होती है? क्या cos 37 वैल्यू पता है तेरे को? मिल गया तेरे को OB कितना मिला? 4 न्यूटन। OB कितना मिला? 4 न्यूटन। अब इसको देख, अब तू इस ट्राइंगल में
ओबीसी ट्रायंगल में तू बीसी निकाल सकता है, ठीक, तू बीसी निकाल सकता है। कैसे बीसी निकालेगा? 5 sin 37, 5 sin 37 कहां से निकाल पा रहा है? यहां से देख, फिर से देख, तेरे को हाइपोटेन्यूस दिया, तेरे को परपेंडिकुलर निकालना है। परपेंडिकुलर तेरा h sin थीटा है। बोल हमेशा समझ में आया क्या? बोल तेरे को यहां से दिखा क्या कि 5 sin 37 कितना 3/5, तो क्या तेरा BC 3 न्यूटन आ गया क्या? तेरा BC 3 न्यूटन आ गया क्या? अगर ये 3 न्यूटन है BC, तो क्या ये 3 न्यूटन हो गया क्या? क्या ये 3 न्यूटन हो गया क्या? बोल, ये तो वेक्टर तोड़ दिया हमने। क्या करा हमने? वेक्टर को रिजोल्यूट कर दिया, या वेक्टर को हमने तोड़ दिया। 5 न्यूटन को x डायरेक्शन में और 5 न्यूटन को y डायरेक्शन में हमने ब्रेक कर दिया। देख, 4 न्यूटन इधर, 3 न्यूटन इधर, ठीक। इतना सर मेरे को समझ में आ गया एकदम बढ़िया तरीके से। लेकिन आप सर, एक डाउट मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि सर मुझे एक बात बताओ, पहले तो आप मुझे एक बात बताओ कि क्या 4 न्यूटन y एक्सिस पे नहीं आ सकता? 4 न्यूटन क्या y एक्सिस पे नहीं आ सकता? आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है? देख, हमेशा तेरे को एंगल जो है वो x के साथ नहीं। कई बच्चे क्या होते हैं, याद कर लेते हैं। क्या याद कर लेते हैं कि सर ऐसे है, ठीक है, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। कॉस वाला हमेशा ये है, साइन वाला हमेशा ये। अब वो ये नहीं देखते कि आपको एंगल ये दिया है, ये दिया है। मैंने तुमको ये ऐसे बताया, मैंने तुमको इस तरीके से बताया एंगल x के साथ लेके। लेकिन मान लो किसी सवाल में ऐसी बात अटक गई कि आपको एंगल इधर वाला दिया है, ठीक है, आपको एंगल इधर वाला दिया है, तो आप क्या करोगे? मान लो कोइंसिडेंट ऐसा हुआ कि 37 ही दिया है, तो आपके दिमाग में क्या यही चीज आएगी ना? दिमाग में तो यही चीज आएगी कि 5 cos 37 ये होता है और 5 sin 37 वो होता है। आपने फटाक से लिख दिया, लेकिन आपने देखा नहीं कि एंगल आपको ये वाला दिया, एंगल आपको ये वाला दिया। याद रखने की ट्रिक ऐसी है कि यार, जो वेक्टर है उसके एंगल के साथ वाला हमेशा कॉस होता है, एंगल के साथ वाला हमेशा कॉस होता है। 5 न्यूटन है, 5 न्यूटन है, 37 डिग्री है, ठीक है। आप ये तो समझ गए कि हाइपोटेन्यूस है, ये तो आप समझ गए कि हाइपोटेन्यूस है। इस एंगल के साथ वाला हमेशा कॉस होता है, एंगल के साथ वाला कॉस होता है। देख लो, cos 37 × 5, और एंगल के अपोजिट वाला हमेशा साइन होता है, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ गई, कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम सिंपल सी बात है। अब दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमारे जो वेक्टर्स हैं, हमारे जो वेक्टर हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही ब्रेक होंगे। हमारे वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्रेक होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने 4 न्यूटन तो इधर बना दिया और 3 न्यूटन इधर बना दिया कहीं ऐसे, या 3 न्यूटन कहीं ऐसे बना दिया, नहीं हो सकता। हमेशा परपेंडिकुलरली ही ब्रेक होंगे। अब x y परपेंडिकुलर है, ऐसा भी हो सकता है कि z y में ब्रेक हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि x z में ब्रेक हो जाए, ठीक है, कैसे भी हो सकता है। लेकिन होंगे सिर्फ परपेंडिकुलरली, होंगे सिर्फ परपेंडिकुलर वे में ही ब्रेक, ठीक है। क्योंकि वो तो अपने को जो हमारा स्टैंडर्ड ट्रायंगल है उससे ही दिख रहा है कि यार परपेंडिकुलर और बेस तो परपेंडिकुलर होते हैं, आपस में 90 डिग्री बनाते हैं। तो जो वेक्टर ब्रेक होगा वो भी तो 90 डिग्री बनाएगा, वो भी 90 डिग्री बनाएगा। तो हमें ये चीज समझ में आ गई। लेकिन इसमें ट्विस्ट ये है कि मान लो यार मेरा 90 डिग्री ये है, मेरा 90 डिग्री ये है, ठीक है। ब्लैक मान लो x, ब्लू मान लो y, तो मुझे दिख गया कि यार मेरे x और y ऐसे। अब हमें क्या होता है, हमें आदत होती है कि x ऐसे देख लिया, ठीक है, हॉरिजॉन्टल तो x, वर्टिकल तो y, ठीक। लेकिन अब ये जो वेक्टर ब्रेक हो रहे हैं ये ऐसे भी तो हो सकते हैं। मान लो ऐसे ब्रेक हो गए, या मान लो ऐसे ब्रेक हो गए, या किसी भी तरीके से ब्रेक हो गए, लेकिन ब्रेक होंगे सिर्फ 90 डिग्री पे। जैसे मैं अभी आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा, केवल ऐसे ब्रेक नहीं होंगे, ऐसे भी ब्रेक हो सकते हैं, ठीक है। अभी आपको एग्जांपल दिखाते हैं ऐसे ब्रेक होने का, चलिए देखिए। ला 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 लो आज मैं कहता हूँ आई हेट यू। किसी को नहीं कहना भाई, किसी को नहीं कहना, ठीक है। चलिए अब दिखाता हूं मैं आपको कि यार कैसे हम केवल x और y को ही
अपना स्टैंडर्ड नहीं मानते, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन होते हैं ना जो इंक्लाइंड प्लेन पे होते हैं, ये बहुत फेमस है, ये बहुत फेमस है और जेई को काफी पसंद है कि सब चीज को उठा करके वो इंक्लाइंड प्लेन पे रख देती है। जेई हमेशा हर चीज को उठा के इंक्लाइंड प्लेन पे रख देगी, ठीक है। अब मान लो मेरा कोई एक ब्लॉक रखा है यहाँ पे जिसका मास है एम मास का ब्लॉक रखा है, मान लीजिए ये मेरे को थीटा दे दिया है, ये मेरे को थीटा दे दिया है। अब सर इसमें तो मुझे कुछ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दिख ही नहीं रहा। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दिख रहे हैं तो सर ये दिख रहे हैं, बस ये दिख रहे हैं। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का काम भी नहीं है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का काम भी नहीं है। अब तू देख, सबसे पहले तो केवल mg लग रहा है इधर, mg किधर लगता है, वर्टिकल, वर्टिकल एकदम mg एकदम वर्टिकल लगेगा। एक बात तो समझ में आ गई ना तेरे को, mg वर्टिकल लगेगा। देख बिल्कुल ऐसे, काफी लोगों को यही समझ में नहीं आता कि mg सर ऐसे क्यों लग रहा है, mg ऐसे लगेगा, ठीक है। अब देख थोड़ा जूम इन करते को एंगल बताता हूं। ये क्या करा हमने, जूम इन कर लिया है ना, एकदम फोन में जूम इन कर लिया। अब तुझे क्या पता चला, तुझे ये पता चला कि यार mg मेरा ऐसे है, और तुझे एक चीज और पता चली कि ये थीटा है, ठीक है। अगर ये थीटा है तो तू ऐसा कर, इसको एक्सटेंड कर, तो क्या ये 90 हुआ, ये 90 हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि यार mg तो हमेशा परपेंडिकुलर ही लगेगा, बेस के हमेशा धरती पे परपेंडिकुलर ही तो लगता है mg। ये 90 हुआ, ये 90 हुआ, तो क्या ये 90 माइनस थीटा हुआ, क्या ये 90 माइनस थीटा हुआ, ठीक। अब देख जादू, ये एंगल बता पहले। अब देख तेरा ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, क्या ये आपस में परपेंडिकुलर है, मैंने बनाई है इसलिए कि यार ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। अगर ऐसा है तो ये 90 माइनस थीटा और ये वाला एंगल मिलके 90 बनाएंगे, ये 90 माइनस थीटा वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके 90 बनाएंगे ना। अगर मिलके 90 बनाएंगे तो ये एंगल थीटा हो गया ना प्यारे, ये एंगल थीटा हो गया, ये एंगल तेरा थीटा हो गया। अब देख, अब देख, अब तेरा mg ऐसे, अब तेरा mg ऐसे है, तेरा थीटा ऐसे है, तेरा ये ऐसे है। अब तू ये देख कि जो तेरी ये डॉटेड लाइन है और ये लाइन है आपस में परपेंडिकुलर है, आपस में परपेंडिकुलर है। इधर से उठा करके मैंने एक इधर बना दिया, तो क्या ये आपस में परपेंडिकुलर है, क्या ये आपस में परपेंडिकुलर। ज्यादा दिमाग में कंफ्यूज नहीं होना, इस लाइन को इसी लाइन के पैरेलल मैंने यहां पे बना दी ताकि मेरा ट्राइंगल कंप्लीट हो जाए, ठीक, ट्राइंगल कंप्लीट हो जाए। अब ये एक तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल है, केवल इतना, यहां से यहां से यहां से यहां से, ठीक है, यहां यहां यहां, ये मेरा क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो मुझे क्या करना है, सिर्फ वेक्टर को ब्रेक करना है, मुझे वेक्टर को तोड़ना है, मुझे वेक्टर को तोड़ना है। मैंने वेक्टर को तोड़ा। अब देख ये तेरी हाइपोटेन्यूस है और ये तेरा बेस होगा क्योंकि एंगल के साथ वाला बेस होता है, ठीक, अभी बताया। तो ये हो गया मेरा mg cos थीटा और ये हो गया मेरा mg sin थीटा, ठीक है। इसका मतलब जो इस ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे तेरी जो है इस डायरेक्शन में mg cos थीटा लग रहा है और इस डायरेक्शन में mg sin थीटा लग रहा है। इस चीज का आगे बहुत काम आने वाला है क्योंकि जेई हर चीज उठा करके इंक्लाइंड पे रख देती है, हर चीज उठा के इंक्लाइंड पे रख देती है। बहुत अच्छी आदत मानू या गंदी आदत मानू मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन तुझे पता होना चाहिए कि यार ये mg जो है इस डायरेक्शन में mg cos थीटा में ब्रेक होता है और इस डायरेक्शन में mg sin थीटा में ब्रेक होता है, ठीक है। अब इस बात से मुझे ये समझ में आया कि ये जो m इंक्लाइंड पे रखा है, ये जो m इंक्लाइंड पे रखा है, इस m को मूव कराने वाली फोर्स mg sin थीटा है ना कि mg sin थीटा है ना कि mg, ठीक है। और जो mg cos थीटा है वो नॉर्मल में चला जाएगा। ये सब आपको आगे पता चलेगा जब आप एनएलएम कर रहे होगे, ठीक है, ये आपको आगे पता चलता है। अब जैसे मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन ताकि और क्लियर हो जाए, यही इंक्लाइंड है, ठीक, और ये मेरा ब्लॉक है 5 kg का, ये एंगल 37 डिग्री है और ठीक है चलो
5 kg का ब्लॉक है, मुझे बताना है कि यार जो ये वाला डायरेक्शन है इसमें एक्सेलरेशन कितना है। आपसे हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता ही दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, आप आगे चल के आराम से ऐसे क्वेश्चन कर लोगे। ये बस इसलिए बता रहा हूँ ताकि थोड़ा सा दिमाग में लॉजिक बन जाए। ठीक, 5 kg का ब्लॉक है जो कि इंक्लाइंड पे रखा है, इंक्लाइंड का हॉरिजॉन्टल से एंगल 37 डिग्री है। मुझे बताना है कि यार इस डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन होगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। एक बात तो समझ में आ गई, क्योंकि हमने ऊपर देखा था तो जो मूविंग फोर्स थी, जो ड्राइविंग फोर्स थी वो इस डायरेक्शन में थी, तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। मुझे पता है कितनी फोर्स से मूव करेगा, तो क्या मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ F = ma से, F = ma से मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ। ठीक है, इजी। तो मुझे पता है कि यार mg तो ऐसे लगेगा 50 हो जाएगा, g को 10 मान लो, 50 हो गया मेरा mg। इस डायरेक्शन में मेरा क्या हो गया 50 cos 37, और इस डायरेक्शन में कितना हो गया 50 sin 37। 50 sin 37 का मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया, फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितनी है 50 sin 37, sin 37 का मतलब 3/5, मतलब कि 30/5। एक्सेलरेशन हो गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन हो गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया आपको क्वेश्चन? ज्यादा कोई टफ नहीं है, एकदम इजी सा क्वेश्चन है, बस ऐसे ही होते हैं। ठीक, अब इससे मैंने क्या समझाया, इससे मैंने ये समझाया कि यार मेरे परपेंडिकुलर डायरेक्शन इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। ठीक है, मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हमेशा दिमाग में नहीं रखूंगा कि मेरे वेक्टर केवल ऐसे और ऐसे ही ब्रेक होंगे। मेरे वेक्टर ऐसे भी ब्रेक हो सकते हैं कि भैया इस डायरेक्शन को और इस डायरेक्शन में आपस में परपेंडिकुलर है कि नहीं है, आपस में परपेंडिकुलर है, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन आपस में परपेंडिकुलर है, तो मेरे वेक्टर परपेंडिकुलरली ब्रेक हो गया। बस सिंपल, यही चीज आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, चलिए और कुछ बचा है क्या बताने को इसमें? अब वेक्टर ब्रेक करना आपको आ गया ना। चलिए एक छोटी सी और चीज बता देता हूं, एक क्वेश्चन से ही समझा देता हूं। प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे ना आगे चल के, तो उसमें क्या होता है कि हमें कुछ भी शुरू करने से पहले वेक्टर में ब्रेक करना पड़ता है वेलोसिटी को। तो अब वैसे ही करते हैं, चलिए। देखिए अब प्रोजेक्टाइल is thrown with velocity कितना ले बताओ, 40√2 meters per second। Find the velocity in x and y direction। ठीक, बहुत सिंपल सा और लल्लू सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। देखो क्वेश्चन में ऐसे दिया है, ये x हो गया, ये y हो गया। अभी सब समझ में आ जाएगा जब हम 2D पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ मैंने आपके अंदाजे के लिए बता दिया ताकि थोड़ा सा ब्रेक करना समझ जाओ। कितनी वेलोसिटी दी है 40√2। अब क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मेरा ऐसे कुछ जाता है। ठीक, ऐसे मेरा प्रोजेक्टाइल जाएगा। मैंने पूछा इसको ऐसे कर लो, फाइंड द वेलोसिटी इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन एट t = 0, एट t = 0। ठीक, अब t = 0 मतलब इनिशियल वेलोसिटी चाह रहा हूं और एंगल नहीं दिया है ना। अरे रे, इंफॉर्मेशन आधी देती मैंने तो। इधर लिख लो एट एन एंगल 45 डिग्री। अब प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद वेलोसिटी 40√2 meters per second। फाइंड द वेलोसिटी इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन एट t = 0। मतलब कि 40√2 वेलोसिटी से मेरा प्रोजेक्टाइल फेंका है कितने एंगल पे, 45 डिग्री पर। 45 डिग्री पर अब मुझे इनिशियल मतलब t = 0 पर x और y में वेलोसिटी चाहिए। तो समझ गया मैं, हाँ ठीक है, मुझे दिख रहा है कि यार इधर कुछ वेलोसिटी होगी, इधर कुछ वेलोसिटी होगी। बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे
वेलोसिटी इस वेक्टर को ब्रेक डाउन करना है पैरेलल परपेंडिकुलर में। परपेंडिकुलर में मैं 40√2 का इधर ले लूंगा 40√2 cos 45 और 40√2 sin 45। कितना होता है ये 40√2 sin 45 हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड और ये भी 40 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक, अब काफी चीजें ऐसी होती हैं कि जैसे मान लो वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में है तो मैं क्या लिख दूंगा vx इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। y डायरेक्शन में है तो मैं लिख दूंगा vy इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। अब वेक्टर को लिखने का भी कुछ कुछ तरीका होता है, वो भी बताऊंगा आगे कि भाई मैं वेलोसिटी वेक्टर को ऐसे लिख सकता हूं 40 i कैप प्लस 40 j कैप मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये वेक्टर को लिखने का तरीका होता है। जब हम यूनिट वेक्टर बताऊंगा, ऐसी छोटा सा टॉपिक है यूनिट वेक्टर, उसमें बताऊंगा। ये तो इतना ही है, बस आपको ब्रेक डाउन करना आना चाहिए वेक्टर को कि यार वेक्टर को कैसे ब्रेक डाउन करें। क्वेश्चन इसमें क्या ही कराता है, एकदम बेसिक सी चीज है। कॉन्सेप्ट समझा दिया आपको, क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया से आ जाना चाहिए, क्योंकि यार ये कॉन्सेप्ट आगे चल के एनएलएम में प्रॉपर काम आने वाला है। पूरी मैकेनिक्स में यही चलने वाला है, वेक्टर का ब्रेक डाउन। ठीक है, ये चीज आपको सही से आनी चाहिए, एकदम बढ़िया से आपको बता दिया है। छोटी सी वीडियो थी, मैंने आपको बोला था। आज के लिए इतना ही, अगली बार वेक्टर्स में नया टॉपिक करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, पसंद आया तो शेयर कर दो, कमेंट कर दो। आपके कमेंट में जो भी परेशानी आपको लगे कि अच्छा नहीं चल रहा सर, बहुत लो चल रहा है, ऐसा कर लो वैसा कर लो, सब बताओ। गाली भी देनी दे दो यार, मैं बुरा नहीं मानने वाला। ठीक है, चलिए आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।